दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस पेपर के क्रम में आज हम लेकर उपस्थित हैं पेट 2023 के प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें प्रत्येक प्रश्न ये एहसास कराएगा कि जैसे आप परीक्षा भवन में बैठे हों और परीक्षा कक्ष में पेपर दे रहे हों। पेट के सेम पैटर्न पर आधारित श्रृंखला है, जिसको देखना ना भूलें। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि ये प्रैक्टिस सेशन आपके काम का होगा और आने वाली पेट परीक्षा 2023 में कारगर सिद्ध होगा। इसलिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, ये सही सुमेलित करना है। ये 2 प्रैक्टिस सेट है जिसको आज करने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा है सुमेलित करना है। ये सम्मेलन नहीं है इसका सही, तो ऋग्वेद है 33, सामवेद है 25, यजुर्वेद है शतपथ और अथर्ववेद है गोपथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऋग्वेद, यानी ऑप्शन ये 33। दोस्तों चारों वेदों के एक अलग अलग ब्राह्मण पुस्तक हैं, जिसमें ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशिकी है, सामवेद का ब्राह्मण पंचविश और खडविश है, और यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण है, और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। तो चलिए आज के सेशन के क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज हैं, गोविंदराज हैं, चंद्रवर्मन है या महिपाल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ये भोज हो जाएगा। दोस्तों भोज ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। और ये भोज कौन थे? तो दोस्तों भोज जो है परमार वंश के शासक थे। भोज कौन थे? परमार वंश के शासक थे। और इनकी पुस्तक का नाम है युक्त कल्पतरु। इनकी पुस्तक का जो नाम है वो है युक्त और कल्पतरु। युक्त कल्पतरु इनकी पुस्तक का नाम है। और दूसरा पुस्तक भी इनका है समरांगण सूत्राधार। और इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है, अर्थात नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तीसरा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त, हर्ष, धर्मपाल और गोपाल। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा धर्मपाल ने करवाया था। ये धर्मपाल इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और धर्मपाल जो है कौन था? तो धर्मपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसके काल में ही विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, सौंदर्यानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की है, बाणभट्ट की है, भवभूति की है, भास की है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि अश्वघोष की है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और सौंदर्यानंद ये अश्वघोष की रचना है। और अश्वघोष जो है बौद्ध धर्म का महान विद्वान और बौद्ध दार्शनिक था ये। और अश्वघोष ने एक सारिपुत्र यानी प्रकाश पुस्तक की रचना की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ये प्रागैतिहासिक युग से है या आद्य ऐतिहासिक से है या ऐतिहासिक से है या उत्तर ऐतिहासिक से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक हो जाएगा। जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और इस काल में लेखन कला का जो विकास है, इस काल में लेखन कला का विकास हो गया था, लेकिन जो ये अपठनीय था, अर्थात इसको पढ़ा नहीं जा सका था। और जब इसको प्रामाणिकता के साथ नहीं पढ़ा जा सकता तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यताएं थीं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न 6 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न 6 ये कहता है, 1928 में गठित भारतीय संविधान सभा समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट को का जो विरोध किया था वो किसने किया था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय,
मोहम्मद अली जिन्ना और लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका जो विरोध किया था वो 1928 में गठित भारतीय एक संविधान सभा हुई थी, जिसमें नेहरू रिपोर्ट का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी। इसमें जो मांग इनकी थी वो सांप्रदायिकता पर आधारित थी। और नेहरू रिपोर्ट की मुख्य जो मांग थी वो भारत को संघराज बनाना इसमें शामिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 7, कौन बेमेल है, अर्थात किसका इसमें मेल नहीं है। तो प्रांत में द्वैत शासन 1919 है, खेड़ा आंदोलन 1917 है, पावना विद्रोह 1873 है, या चुनार विद्रोह 1795 है। तो इसमें दोस्तों कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खेड़ा आंदोलन जो है 1917, ये बेमेल है, बाकी सभी मेल हैं। तो खेड़ा का जो आंदोलन है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि गुजरात में किया गया था और 1918 में किया गया था। ये कब किया गया था, ये गुजरात में किया गया था और 1918 में किया गया था, जबकि इसमें 17 दिया है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 कहता है, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है, जिसका अगस्त 2020 में निधन हो गया है। तो दोस्तों संत केशवानंद भारती हैं, या मेरी एफ लुकास हैं, या डॉक्टर पद्मावती अय्यर हैं, या एडलिले कास्टेलिनो हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ये है डॉक्टर पद्मावती अय्यर। डॉक्टर पद्मावती अय्यर इसका सही उत्तर होगा। और ये गॉड ऑफ कार्डियोलॉजी इनको कहा जाता है, और इनका जो अगस्त 2020 में निधन हो गया है। ये देश की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मावती अय्यर हैं, जो 103 वर्ष की अवस्था में अर्थात 2020 में इनका निधन हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 की बात की जाए तो जिसके काल में कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रारंभ हुआ है, तो किसके काल में हुआ है, लॉर्ड एल्गिन के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो के समय में, यानी लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण प्रारंभ में 1906 में लॉर्ड मिंटो के काल में हुआ था, और इसका निर्माण हार्डिंग सेकंड चेम्सफोर्ड के काल में ये तक होता रहा, मतलब उतने समय तक ये का जो है निर्माण कार्य चलता रहा। तो ये लॉर्ड मिंटो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद यानी अबुल कलाम आज़ाद, आनंद बोस या दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के जो सबसे युवा अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 की यदि बात की जाए तो इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो हिमालय से नहीं निकलती है उस नदी को बताना है। तो ब्यास नदी है, चेनाब है, नर्मदा है या यमुना है। तो दोस्तों विकल्प के आधार पर देखा जाए तो नर्मदा नदी जो हिमालय से नहीं निकलती है, अर्थात नर्मदा नदी जो निकलती है वो विंध्याचल की श्रेणी यानी अमरकंटक पठार से निकलती है, और नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो अगर इसको मैप में अगर देखा जाए तो मैप कुछ यूँ तरह का है, ये आपका दक्षिण भारत हो जाएगा। दोस्तों मैप कुछ यूँ तरह इस तरह का है, जो ये दक्षिण भारत का पोर्शन है और ये गुजरात का पोर्शन है। तो जो नर्मदा नदी है वो यहाँ से निकलती है, तो ये जो है हिमालय से नहीं निकलती है, जबकि हिमालय का पोर्शन यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, ये सारी नदियाँ ये हिमालय की नदियाँ हैं, लेकिन ये हिमालय की नदी नहीं है, अर्थात ये अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। तो चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी नर्मदा नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12। गोदावरी नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती है? अब इसमें बताना है किन राज्य से नहीं गुजरती है। तो महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अर्थात जो गोदावरी नदी है वो मध्य प्रदेश में नहीं जाती है और सभी जो स्थानों से गुजरती है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो गोदावरी है और ये मध्य प्रदेश में नहीं गुजरती है। ये नदी महाराष्ट्र में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अर्थात जो गोदावरी की लंबाई की बात की जाए तो गोदावरी की लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। कितने हैं? 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और इसका एक नाम और है वृद्ध गंगा के नाम से इसको भी जाना जाता है। गोदावरी की सहायक नदियां जो हैं वो पेन गंगा हैं, सबरी हैं, बेन गंगा हैं, प्रवदा है और वर्धा है, प्राणहिता है, इंद्रावती और मंजरा, ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सोख लेता है। क्या सोख लेता है? तो पराबैंगनी ए और बी विकिरण को सोख लेता है या केवल पराबैंगनी बी विकिरण को सोखता है, केवल अवरक्त किरणों को सोखता है या निर्गत पराबैंगनी बी विकिरण और अवगत पराबैंगनी ये विकिरण को सोखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल पराबैंगनी यानी बी विकिरण को जो है ये सोखता है। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति होती है महत्वपूर्ण है, केवल पराबैंगनी बी को ही अवशोषित करता है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 14। तो 14 नंबर देखते हैं। ये दिया गया है थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, यानी थारू जनजातियों का मूल निवास क्या है? क्या एमपी है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, अरुणाचल प्रदेश है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जो थारू जनजातियां हैं ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती हैं। थारू जनजाति बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भी ये पाए जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डबला और सुलुंग ये प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में दोस्तों गोंड और भील, कोल ये संथाल जनजातियां पाई जाती हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। अब बात आती है कि जनजाति किसको कहते हैं? तो जनजाति जो है वह आदिवासी होते हैं, उनको कहा जाता है जो जंगलों और पर्वतीय प्रदेशों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अर्थात इनका जो निवास होता है वो पर्वतीय जंगल होते हैं और पर्वतीय प्रदेश होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 15। लाल पांडा पाया जाता है तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है और गोवा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन सी सिक्किम इसका सही जवाब होगा। और लाल पांडा वृक्षों पर जो पाया जाने वाला एक जंतु होता है ये भारत के सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। और ये भारत से जो बाहर की बात की जाए कि भारत के अतिरिक्त कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो नेपाल में भी पाए जाते हैं, भूटान में भी पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं, लाओस और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। और लाल पांडा को भालू परिवार का सदस्य माना जाता है। लाल पांडा को भालू परिवार के सदस्य में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 16 नंबर। तो 16 नंबर देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? विस्तृत तथा कुटीर उद्योग का सहअस्तित्व है, औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व जो है इसका उत्तर होगा। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था के अर्थ की बात की जाए तो सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के क्षेत्र इसमें आते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के पास
निजी क्षेत्र का भी ये अस्तित्व होता है तथा ये संयुक्त रूप से इसका उद्यम भी हो सकता है। और नेक्स्ट चले देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 17। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों का औसत जो है औसत आयु क्या थी? तो 58.4 वर्ष थी कि 60.8 वर्ष थी कि 64.6 वर्ष थी कि 65.4 वर्ष थी? तो इसमें बताना है कौन सी थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 64.6 वर्ष की थी ये। इसका जो औसत आयु था वो 64.6 वर्ष था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है? मछली पालन द्वितीयक क्षेत्र है, पर्यटन प्राथमिक क्षेत्र है, लौह एवं इस्पात उद्योग प्राथमिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र जो द्वितीय क्षेत्र है। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र जो है वो द्वितीय क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र जो है वो द्वितीय क्षेत्र है। अब दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत इसके 3 स्रोतों में इसको बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों तो इसके अंतर जो है इसके अंतर्गत कृषि आता है, पशुपालन आता है। प्राथमिक में क्या आता है? तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो प्राथमिक जो में आता है यानी प्राथमिक क्षेत्र जो इसका होता है इसके अंतर्गत होता है कृषि और पशुपालन। कृषि पशुपालन वन भी होता है और खनन होता है, मत्स्य पालन होता है, मछली का पालन होता है, मछली का पालन भी होता है। अब आ जाते हैं द्वितीय जो हमारे क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र आते हैं, विनिर्माण क्षेत्र जो होते हैं आते हैं। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा सेक्टर आता है। तृतीय के अंतर्गत क्या आता है? तो वो आता है सर्विस यानी सेवा सेक्टर आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1938 में, 35 में या 55 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हुआ था ऑप्शन बी 1935 में। 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और ये आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और आरबीआई का जो प्रकाशीय बोर्ड है उसमें 20 सदस्य होते हैं। तो ये तो रहा आरबीआई के बारे में। और इसके अतिरिक्त दोस्तों आरबीआई सभी प्रकार के सिक्के और नोटों का परिचालन भी करता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर। 20 नंबर की यदि बात की जाए दोस्तों तो 20 नंबर कहता है मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है? जीवन स्तर यानी क्रय शक्ति तुल्यता, जीवन प्रत्याशा यानी जन्म के समय, ज्ञान यानी शिक्षा की पहुंच और स्कूल का नामांकन, और न्यूनतम मृत्यु दर यानी जन्म के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूनतम मृत्यु दर यानी जन्म के समय। ये मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। चलिए जो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया था 1990 में यूएनडीपी के द्वारा किया गया था। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूएनडीपी से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महमूद अल हक, अमर्त्य सेन और सिंगार हंस के द्वारा किया गया था। तो चलिए फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर की यदि बात की जाए दोस्तों तो दिया गया है लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक होता है? 50 सदस्य होते हैं, कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है, या कुल 100 सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होते हैं।
और लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, जो उसका कोरम होता है, कोरम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे 22 नंबर। 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 1 मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लें। हाँ, तो 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संसदात्मक तथा अध्यक्षतात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार है क्रय राज्य संबंध है, विधायिका कार्यपालिका संबंध है, कार्यपालिका न्यायपालिका संबंध है, या उपरोक्त में से सभी है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी विधायिका कार्यपालिका का संबंध इसमें है। जो संसदात्मक है और अध्यक्षात्मक है, ये रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार विधायिका होता है और कार्यपालिका का ये संबंध है। संसदात्मक जो शासन प्रणाली है, ये ब्रिटेन को इसका जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 23 नंबर। तो भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल में कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो वैध मत का 6% यानी 4 से अधिक राज्यों में, 4% वैध मत 4 या अधिक राज्यों के लिए, या 15% वैध मत या 2 राज्यों में, या 25% वैध मत 1 राज्य में होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये 6% वैध मत या 4 से अधिक राज्यों में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ये है समाजवादी यानी सोशलिस्ट है, प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक है, सार्वभौमिक है या धर्मनिरपेक्ष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये दोस्तों विचार करना है शब्दों पर। तो कौन कौन से शब्द जो है प्रयोग किए गए हैं, ये क्रम प्रस्तावना के आधार पर तैयार किया गया है, जो इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एंड सो ऑन, यही सब लिखा गया है शुरुआत से। तो इसमें इस विचार करना है कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसमें सार्वभौमिक का प्रयोग भी किया गया है, समाजवादी का भी प्रयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्ष का भी प्रयोग किया गया है और प्रजातांत्रिक का भी किया गया है। तो अर्थात इसमें जो हो जाएगा ए, बी, सी और डी सभी हो जाएंगे। तो इसका सभी जो जवाब होगा सही होगा ऑप्शन ये, अर्थात ए, सी, ए, डी और बी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, 411 सदस्य, 289 सदस्य, 487 सदस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन ये हो जाएगा 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में 389 सदस्य हैं, मतलब थे। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पर ये सर पैंथिक लॉरेंस थे और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान से यानी संविधान सभा का जो है गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, यह है सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? काला अजार है, टाइफाइड है, निद्रा रोग है या मलेरिया है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा काला अजार। सैंड फ्लाई काला अजार जो रोग है वो रोगाणुओं को फैलाती है और ये रोग लिस्मैत्रिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है, ये इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया ग्रसित आँख का संशोधन किया जाता है उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा, अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है या सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन भी हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें। मायोपिया ग्रसित आँख का जो संशोधन किया जाता है वो अवतल लेंस का चश्मा लगाकर किया जाता है। और इस प्रकार के दोष में निकट की वस्तु जो होती है वो साफ साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की जो वस्तु होती है वो साफ नहीं दिखाई देती है। तो ये हमको ये होता है मायोपिया, यानी वो व्यक्ति मायोपिया से ग्रसित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 28 नंबर।
28 नंबर क्वेश्चन कहता है पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? कद का है, भार का है, द्रव्यमान का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा या फिर भार चाल का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी द्रव्यमान का जो है ये भौतिक राशि माप बताता है। और पदार्थ का जड़त्व इसकी द्रव्यमान माप बताती है। द्रव्यमान एक द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है और चाल भी एक अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है और न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार जड़त्व की परिभाषा ये मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या एंडरसन ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, हो जाएगा एंडरसन, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो ये सभी जो हैं इसके खोज करता है, अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो एंडरसन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? तो जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों का संवहन करता है, भोजन का संवहन करता है, भोजन का निर्माण करता है या श्वसन के लिए ऑक्सीजन का संवहन करता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों का संवहन करता है। ये 30 का जो है ये ऑप्शन सही जवाब होगा। और पौधों में जाइलम का कार्य जड़ों द्वारा ही अवशोषित होता है और जाइलम को प्रायः जो है कास्ट भी कहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल आता है जो कि 31 नंबर से दिया गया है। न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में दिया गया है, ये अंडर रूट में दिया गया है 0.15 प्लस 0.12 और दूसरे अंडर रूट में दिया गया है 0.15 माइनस 0.12। इसको हल कर लेना है। तो इसको जब जोड़ देंगे यानी ये पोर्शन पूरा जोड़ेंगे तो ये जोड़ लीजिए 0.15, यहाँ जोड़ लेते हैं 0.15 और 0.12। तो दोस्तों ये हो जाएगा 0.27, यानी ये 0.27 हो जाएगा। तो एक का तो हो गया 0.27, दूसरे का देख लेते हैं। तो ये -1.5 में से माइनस जो है 0 यानी कि 1-2 घटा देंगे तो ये 3 बच जाएगा, अर्थात 0.03। इसको इससे गुणा कर देंगे तो 0.03 को गुणा कर देंगे और ये कुल मिला के आ जाएगा √81। √81 हो जाएगा तो उसका जो वर्ग होगा यानी वर्गमूल होगा वो 9 हो जाएगा। तो 9 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात 0.09 हो जाएगा। 0.09 इसका उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि भिन्न वाई के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और इसके हर में 2% की कमी की जाती है तो भिन्न जो मान होता है वो 6/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न जो इसका ज्ञात करना है। तो चलिए भिन्न को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो माना हमारा जो भिन्न है अर्थात मूल भिन्न है, तो मूल भिन्न क्या है? वो है y/x है, वो y/x है। और इसमें जो वृद्धि कर देते हैं तो y गुणे 112 यानी 112 की वृद्धि की जाती है बटा 100। इसका बटा हो जाएगा x गुणे, इसकी कमी की जाती है 2 की तो 98/100 हो जाएगा। तो ये 100 से 100 फ्लॉप हो जाएगा और इसका जो बराबर मान दिया गया है वो दिया गया है 6/7। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो y बटा इसको 100 को 100 से काट दिए। अब दोस्तों बचता है, अब इसमें बचता है 98 और 112। तो इसको जो है और डिटेल से हल कर देते हैं। तो ये y/x बराबर हो जाएगा 6/7 गुणे ये 98 ऊपर चला जाएगा
और 112 नीचे चला आएगा। अब इसको काट लेते हैं, तो ये काट लेंगे 14 को और 7 को, 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी 14 आ जाएगा। और दोस्तों ये आ जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 2 छक 12, यानी 14, और ये इधर 56 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 को 1 से और 14 चौको 56, यानी कुल मिला के आ जाएगा 3/4। 3/4 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो ये 3/4 जो दिया गया है वो ऑप्शन ये में दिया गया है, अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा 3/4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर। 33 नंबर की बात की जाए तो 5% नमक युक्त नमक के विलयन में 8 लीटर मात्रा में से 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचे हुए विलयन में कितने % नमक होगा, ये निकालना है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के जो नमक की मात्रा है 5% है, और किस में है, 8 लीटर में है। तो ये 8 लीटर हो गया, और इसमें 5% निकाल देते हैं, तो ये बटा 100 हो जाए। 5 एकम 5, 5 20 100। और नेक्स्ट इसके बराबर जो होता है वो 7 गुणे हो जाएगा x, और बटा हो जाएगा 100। 1 मिनट इसको फिर से हल कर लेते हैं। तो 5% नमक के विलयन में 8 लीटर मात्रा में निकालना है। 1 लीटर पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचे हुए विलयन में कितने % नमक होगा, ये निकालना है। तो सिंपल सा इसको जो है हल कर लेते हैं। तो 8 में पहले निकालना है, 8 गुणे 5/100 बराबर, फिर 1 निकल गया तो 7 बचा। 7 को 7 गुणे x इसको निकालना है, बटा 100 कर देते हैं। तो 100 को 100 से फ्लॉप कर दिए, अर्थात ये हो गया एक तरफ 8 पंचे 40 और 7 x हो गया। और 7 को इधर ले आएंगे तो ये 7 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 40/7% हो जाएगा। 40/7%, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर कहता है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो दिया गया है वो 2:3 है, और लड़कों का औसतन प्राप्तांक 60 है और लड़कियों का औसतन प्राप्तांक 70 है। तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा, इसका औसत ज्ञात कर लेते हैं। तो औसत की बात की जाए दोस्तों, तो औसत के अंतर्गत आएगा 2 गुणे 60 और प्लस, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में 3 गुणे 70 हो जाएगा, और बटा कर देंगे तो 2 + 3 कर देंगे, अर्थात इसको 6 दूनी 12 120 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 7 त्रिक 21 यानी 210 हो जाएगा, और बटा 5 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। कुल मिला के जोड़ेंगे तो ये 330 आ जाएगा, और बटा हो जाएगा 5। 5 एकम 5 36, 5 36 यानी कुल मिला के 66 उत्तर मिल जाएगा हमको। 66 उत्तर मिलने पर ये देखा जाए कि 66 किस में दिया है, तो ऑप्शन ये में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें एक वर्गमूल लगाया गया है और इसमें साइन ऑफ इंटीग्रेशन का मार्क लगाया गया है, जो कि ज्ञात करना है। बटा है 3136 बराबर दिया है 1/2, प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके हल कर लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी लिखा ही गया है, इसको ऐसे रहने देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग इसको मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो इसको x मान लीजिए। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा x, और बटा 3136 हो जाएगा। इसका वर्ग कर दीजिए, और बराबर ये हो जाएगा 1/2, इसका भी वर्ग हो जाएगा, अर्थात ये x बटा हो जाएगा, ये वर्गमूल हट जाएगा इस वर्ग से, बटा हो जाएगा 3136 बराबर हो जाएगा 1/4। x बराबर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3136 और बटा 4 हो जाएगा। 4 से काट देते हैं तो 4 7 28 हो जाएगा, और 3 बचेगा, 4 8 32 हो जाएगा, तो 1 बचे, 4 चौक 16 हो जाएगा। ओवरऑल जो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों वो 784 आ जाएगा। 784 जो कि ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 36 नंबर। 36 नंबर देख लेते हैं। तो 36 नंबर कहता है दोस्तों, खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, ईसा अल्लाह खां को, सदर मिश्र को या भारतेंद्र हरिश्चंद्र को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, अमीर खुसरो को माना जाता है। और अमीर खुसरो जो सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हुए हैं। और नेक्स्ट हमारा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, 37 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी? यानी संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी और लिपि उसकी देवनागरी होगी। ये किस संविधान के अंतर्गत कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है 343 के अंतर्गत। ये 343 में कहा गया है कि संघ और राज्य की जो भाषा होगी उसकी लिपि होगी, अर्थात भाषा हिंदी होगी और लिपि जो उसकी देवनागरी होगी। तो ये कहा गया 343 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर। सही विकल्प का चयन करना है। तो अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और स्वेद से जो निकला होता है वो पसीने से, वो स्वेदज कहलाता है। तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 39। 39 नंबर क्वेश्चन है, हर गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 30 होती हैं, 28 होती हैं, 26 होती हैं, 24 होती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। और नेक्स्ट हमारा है 40 नंबर। अंधा युग किसकी रचना है? तो लक्ष्मी नारायण लाल की है, नरेश मेहता की है, धर्मवीर भारती की है या सुरेंद्र वर्मा की है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती के साथ जाएंगे। तो इसका उत्तर सी ऑप्शन होगा। और धर्मवीर भारती की जो अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ हुआ समापन और अंधा युग, इनका जो एक प्रसिद्ध नाटक भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आता है अब इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश का पोर्शन देख लेते हैं। तो पहले दिया गया है इसका पैसेज। पैसेज को सबसे पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नों को करने वाले हैं। तो मॉडर्निटी इज नोबडी थ्रो दी नॉट एक्सप्लेटिव टू योर एज हैज come to assume of unprecedented importance. The reason for this simple and the strictly economic character thanks to modern machinery. Production is outrunning consumption. Organized based among consumers is the first condition of our industrial prosperity. The sooner a consumer throw away the object has bought and buys another यानी खरीदना है, the better for the product at the same time, and producer must to be by producing nothing but the most perishable articles. चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न दिया गया है दोस्तों। प्रश्न कहता है अकॉर्डिंग टू अनदर, ये प्रश्न कहता है अकॉर्डिंग टू अनदर यानी ऑथर, मॉडर्न मशीनरी इज गिविंग राइज। तो क्या है? मोर वेस्ट है, इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी है, मोर मार्केट्स है या वेराइटी ऑफ दी कंज्यूमर्स हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42। The expression production is outrunning consumption means। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, प्रोडक्शन इज इन एक्सेस ऑफ कंजम्पशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 43 नंबर। 43 की बात की जाए तो दी प्रोडक्शन मोर डिपेंडेबल आर्टिकल्स ऑफ नेसेसरी बिकॉज इट विल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कीप दी फैक्ट्रीज वर्किंग। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो ये आता है आइडेंटिफाई दी सेगमेंट विच
कंटेंट्स ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स ऑफ एम्बलम्स हैज़ अराइव्ड ऑन टाइम द एक्सीडेंट विक्टिम वाज टेकन ऑफ द हॉस्पिटल। तो यहाँ जो है दो इवेंट हैं, ये बैक टू बैक हुए हैं, जिनमें इनका दूसरा इवेंट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव फॉर्म में है, और ये पहले इवेंट जो पास्ट इंडेफिनिट में हैं तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा, और ये इवेंट जो हैं पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएंगे। तो इसका फॉर्म में होगा, यानी हैव अराइव्ड की जगह पर केवल अराइव्ड का प्रयोग होगा। तो यहाँ जो है हैव अराइव्ड ऑन होगा नहीं। ये जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हैव अराइव्ड ऑन टाइम। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर देख लेते हैं। तो दी है फेमिनिन जेंडर ऑफ फॉक्स इज। फॉक्स का फेमिनिन जेंडर क्या है? जेंडर दोस्तों चार प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो फॉक्स का जो है फेमिनिन जेंडर बताना है। तो फॉक्स का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो विक्सिम हो जाएगा, यानी विक्सिन जो है सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल कहता है एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय कराते हुए इस प्रकार कहता है कि वो लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है। तो लड़का उस व्यक्ति से क्या संबंध रखता है? तो इस सवाल को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति होगा, मान लिए वो व्यक्ति है, यहाँ ये व्यक्ति बना लेते हैं। पहले तो वो व्यक्ति है, उस लड़के के साथ आ रहे लड़के का परिचय कराते हुए कहता है कि ये लड़का मेरी पत्नी, तो ये लड़का जो है मेरी पत्नी की बेटी, तो इसकी जो पत्नी होगी, यहाँ इसकी पत्नी हो गई, ये हो गई पत्नी, ये वो व्यक्ति स्वयं हो गया। और फिर कहता है पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र, यानी बेटी इसकी ये हो गई, इसके पिता हो गए, और इसका पुत्र हो गया, यानी इसका पुत्र हो गया, लड़का हो गया। कहता है ये लड़का उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो ये जो है उस बेटी का पिता हो जाएगा। यहाँ उसका पिता हो गया, ये दोनों पत्नी हो गए, ये इसका लड़का हो गया। तो इसमें बताना है कि उस लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा। तो व्यक्ति ये स्वयं है और ये इसका पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो 46 का जो है उस लड़के का उस व्यक्ति से संबंध पुत्र होगा, और पुत्र ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दिया गया है लाइफ 128 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और रन को 159 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो क्लाउड को किस प्रकार से कोडबद्ध किया जाएगा? तो सबसे पहले तो लाइफ लिख लेते हैं। लाइफ लिखा ऑलरेडी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एल का होता है 12, उसके बाद आई का होता है 9, फिर होता है एफ का होता है 6, एफ का 6 होता है और ई का होता है 5। इसमें कुल 4 अंक दिए गए हैं। इसका जो होता है 28 128 तो कैसे होता है देखते हैं। 12 8 20 21, 21 और 6 27, 27 और 5 ये हो जाएगा 32, और 32 को गुणा कर देते हैं 4 से, क्योंकि इसमें 4 अंक दिए गए हैं। तो 32 चौक जो हो जाएगा 128 हो जाएगा। दोस्तों सेम उसी प्रकार से रन का देख लेते हैं। तो रन भी देख लेते हैं। तो रन का होता है आर का होता है 18, प्लस यू का होता है 21 और प्लस एन का होता है 14। इसको जोड़ लेंगे तो 8 1 9 9 4 13 बराबर हो गया 13, और ये हो गया 2 2 4 1 5 हो गया 53 हो गया। 53 को गुणा कर देंगे 3 से, क्योंकि इसमें 3 लेटर दिए गए हैं। तो 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 5 यहीं 15 हो जाएगा, यानी 159 आ गया ये। चलिए इसी प्रकार ये क्लाउड का देख लेते हैं। तो सी का होता है 3, एल का होता है 12, ओ का होता है 15 और यू का होता है 21 और प्लस डी का होता है 4। इनको जोड़ लेते हैं तो 12 3 15, 15 30, 30 20 50 और 51 51 और 4 हो जाएगा 55, 55 हो जाएगा। और इसमें जो कुल लेटर्स दिए गए हैं 3 और 2 5 दिए गए हैं। अब दोस्तों हम 55 को 5 से जब गुणा करते हैं तो ये हमको मिल जाता है 275। 275 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है 48 नंबर
नीचे दिए गए प्रश्न में दो तर्क दिए गए हैं, फर्स्ट तर्क और सेकंड तर्क, और इन तर्कों के आधार पर ये तर्क देखना है कि कौन सा ठोस तर्क है, कौन सा निर्बल तर्क है। तो कथन के हिसाब से देखा जाए तो कथन दिया है, क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन खर्च करना बंद कर देना चाहिए। इसी क्रम में तर्क भी दिया है, दो तर्क दिए गए हैं। हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में किया जा सकता है, और दूसरा कहता है नहीं, खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो खिलाड़ी कुंठित हो जाएंगे ये तो कोई बात नहीं बनती, लेकिन ये पहला ऑप्शन जो पहला तर्क हमारा है वो मजबूत है, तो केवल फर्स्ट तर्क जो है मजबूत है। यानी खेलों को बंद करने मात्र से गरीबी का उत्थान हो सकता है, इसके लिए अन्य उपाय भी संभव है, जबकि खेलों पर खर्च बंद करने से खिलाड़ी कुंठित हो जाएंगे। दोस्तों एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। ये कथन है, क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी खर्च बंद कर देना चाहिए, और इसके तर्क दिए गए हैं। हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में किया जा सकता है। दूसरा है नहीं, खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो हमारा जो सेकंड तर्क है ये बहुत ही मजबूत है, और क्योंकि खेलों पर जो खर्च है वो बंद कर देने मात्र से गरीबों का उत्थान हो सकता है, इसके लिए अन्य उपाय भी संभव हैं, और खेलों पर खर्च बंद करने से खिलाड़ी कुंठित हो जाएंगे। तो ये बी इसका सही जवाब होगा, यानी तर्क जो सेकंड होगा वो ठोस होगा। सेकंड तर्क ठोस होगा, तो सेकंड हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 49 नंबर कहता है, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है। नारायण बीच में है, इस सबसे पहले कौन है, यानी सबसे आगे कौन है। तो इस सवाल को सबसे पहले तो देख लेते हैं। तो दिया गया है जो इसमें कहता है कि कार की रैली है, इसमें विजय विपिन से पीछे है, तो विपिन पहले लिख देते हैं, विपिन को पहले लिख देते हैं, और विपिन से पीछे कौन है, तो विजय है। यानी विपिन से पीछे विजय है परंतु सुकुमार से आगे है। तो सुकुमार से आगे है विजय, अगर तो सुकुमार यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर कहता है विपिन रवि से पीछे है, तो रवि यहाँ हो जाएगा। और फिर इसमें कहता है कि नारायण जो है वो सबसे मध्य में है, तो दो इधर हो गए, दो इधर, ये नारायण हो गया। तो इसमें सबसे आगे रवि हो जाएगा, और यही पूछा गया है कि सबसे आगे कौन होगा, रवि होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसमें दिया ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा 31 दिनों के अगले महीने का अंतिम दिन होगा। रविवार, सोमवार, बुधवार, और अपर्याप्त आंकड़े तो अपर्याप्त है नहीं। तो 2 तारीख से अगले महीने में यानी 31 तारीख तक जो दिनों की संख्या है, 2 से लेकर 31 तक के जो दिनों की संख्या है वो दोस्तों है 28, यानी कि 28 दिन प्लस 31 दिन हो जाएगा, और ये दोनों मिला के 59 दिन हो जाते हैं। अब इसमें विषम दिनों की संख्या की बात की जाए तो 59 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दिन हमारे जो है विषम पड़ेंगे, 8 से कट जाएगा तो 3 विषम दिन होगा। और 3 विषम दिन जब होगा तो दिन तो शुक्रवार है और प्लस 3 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। सोमवार इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 नंबर कहता है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है। तो रेलवे जोन है उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्ववर्ती यानी पूर्वी तटवर्ती रेलवे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर रेलवे इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर रेलवे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। तो विलियम थर्ड बने हैं, एडवर्ड 9th बने हैं, चार्ल्स थर्ड हैं, या जॉर्ज 6 हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो चार्ल्स थर्ड हैं वो बनाए गए हैं। दोस्तों ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स थर्ड हैं, और एलिजाबेथ सेकंड ब्रिटेन की सबसे लंबी अवधि तक ये इसकी सामग्री रही हैं, यानी सामग्री रही हैं, कह लीजिए साम्राज्य रही हैं,
जो कि 1952 से लेकर के और 2022 तक रही हैं। 1952 से लेकर 2022 तक का इनका कार्यकाल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? सोमदेव देवबर्मन हैं, जयदीप मुखर्जिया हैं, रमेश कृष्णन हैं या जसजीत सिंह हैं? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जयदीप मुखर्जिया हैं और इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आत्मकथा क्रॉस कोर्ट के नाम से विमोचन किया गया है, जो कि 21 अप्रैल 2023 को क्रॉस कोर्ट पुस्तक का विमोचन किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 54 नंबर। 54 नंबर देख लेते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? लातूर महाराष्ट्र में, गुवाहाटी असम में, त्रिशूर केरल में या आइजोल मिजोरम में? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो लातूर महाराष्ट्र हो जाएगा। लातूर महाराष्ट्र में बाबा साहब आम्बेडकर की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। और दोस्तों ये 13 अप्रैल 2023 को किया गया है। कब किया गया है? 13 अप्रैल 2023 को किया गया है। और इनकी 131वीं जयंती पर किया गया है। तो 131वीं जयंती पर इनका अनावरण किया गया है, इसको विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 55। दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत किन 2 स्थानों के विकास के लिए चुना है? तो गया और नालंदा जो कि बिहार में पड़ते हैं, पल्ली और सांडा जो कि सांबा जम्मू कश्मीर पर पड़ते हैं, अंडूर और कन्नूर केरल में है और आगरा और मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा गया और नालंदा जो कि बिहार में पड़ते हैं यानी बिहार के अंतर्गत आते हैं। और केंद्र सरकार में स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत नालंदा बिहार को चुना गया है। स्वदेश दर्शन योजना जो है 2014 से 15 के में प्रारंभ हुआ है, 14 से 15 में प्रारंभ हुआ है, जो कि पर्यटन सर्किट से संबद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा, न्यूजीलैंड करेगा, भारत करेगा या पाकिस्तान करेगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो दोस्तों? भारत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर देख लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो 6 छेलो शो, RR द कश्मीर फाइल्स और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो RRR हो जाएगा। अर्थात दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 2023 का पुरस्कार है वो RRR ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो किस राज्य ने मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन सी इसका बिहार हो जाएगा। और बिहार ने मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया है। मिर्चा चावल पश्चिमी चंपारण का जो उत्पादन होता है इसका, और इसके पूर्व कतरनी चावल को GI टैग मिल चुका था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर की बात की जाए तो जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया का खिताब जीता है? तो दोस्तों वो जीता है भारत ने जीता है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। और ये जून 2023 में पाकिस्तान को हरा करके जीता गया है। और पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का फाइनल जो सलाला ओमान में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 60 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 88वें सत्र अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मार्डोस हैं और जेसिंडा आर्डन है या अल्बो डिक्रूज हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर। वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार से किस राज्य में सम्मानित किया है? उड़ीसा, गुजरात, बिहार और झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों उड़ीसा राज्य हो जाएगा।
उड़ीसा राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है 62 की बात की जाए तो ये है, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रशासनिक कौशल के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान और उपलब्धियों के लिए, खेलों की उपलब्धियों के लिए, या वीरता और साहस के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वीरता और साहस के लिए ये पुरस्कार अहिल्या होलकर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर की बात की जाए तो यह अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, लखनऊ? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम जो है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर कहता है, मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, केरल, असम, मध्य प्रदेश? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसी क्रम में यदि बात की जाए तो लोक नृत्यों के अंतर्गत ये टपाड़ी है, मटकी है और संगमाडिया है जो कि एमपी के लोक नृत्य हैं, और डफ, धमाल, खोरिया, फाग और डाइकल जो हैं हरियाणा के हैं, और कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल का है। तो केरल का जो है कथकली है, कथकली और मोहिनी अट्टम है। सारी चीज़ें लिखना संभव नहीं है। तो इस प्रकार के जो है हमारे लोक नृत्य हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर कहता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, महू और देहरादून में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ये, पुणे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में स्थित है और एनडीए नेशनल डिफेंस इसका पूरा नाम है। नेशनल डिफेंस एकेडमी अर्थात शॉर्टकट इसका नाम है एनडीए। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 में हुई है। कब हुई है? 7 दिसंबर 1954 में हुई है। और इसका जो मुख्यालय है अर्थात एनडीए का मुख्यालय है पुणे के खड़गवासला में स्थित है, खड़गवासला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर कहता है, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? सुगाथा कुमारी ने, मेधा पाटेकर ने, बाबा आमटे ने या रोमुलस बिटाकर ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ये हो जाएगा, सुगाथा कुमारी ने ये नारा दिया था कि शांत घाटी बचाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा दोस्तों रुपया है, और नेपाल की मुद्रा के अंतर्गत इसके साथ साथ नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया और सेशल्स के सारे जगहों के यानी सभी स्थानों के जो मुद्राएं हैं वो रुपया ही है। और टका बांग्लादेश का है, डॉलर अमेरिका, न्यूजीलैंड और सिंगापुर का है, और रुपया जो है वो इंडोनेशिया का है। टका क्या है? टका दोस्तों बांग्लादेश का है, ये बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है। इसी क्रम में डॉलर जो है, डॉलर दोस्तों है ये अमेरिका का है, अमेरिका का है, और न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड का है, सिंगापुर का है, सिंगापुर का, ये सभी का है डॉलर है। और रुपया है जो है, रुपया है अर्थात ये वाला रुपया ये इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया इसका जो है ये मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 68 नंबर 68 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों वो 21 जून को मनाया जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में की गई थी, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। 69 नंबर की बात की जाए तो इसका सुमेलन करना है। तो ये दोस्तों हाफ ये लाइफ है, अरुण शौरी है, और वास्पिंग फाइल्स गार्ड्स है तो शिवखेड़ा है, अग्नि की उड़ान है एपीजे अब्दुल कलाम, और जीत आपकी तो बीएस नायपाल हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अग्नि की उड़ान। सही इसका जो सुमेलन करना है तो अग्नि की जो उड़ान है वो एपीजे अब्दुल कलाम की कृति है, अर्थात इनको जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 70 नंबर कहता है, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुंथाटू, बिशु और बिशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट के जश्न मनाते हैं? तो इसमें भगवान गणेश का जन्म होता है, रावण की हत्या होती है, चंद्र ग्रहण होता है, या नए साल की
शुरुआत होती है। तो ये त्यौहार क्या हैं? तो उगादि, बिहू, गुड़ी पाड़वा, ये सभी भारत के त्यौहार हैं। तो भारत के त्यौहार हैं, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नए साल की शुरुआत के तौर पर मनाए जाते हैं, यानी नए साल की शुरुआत में ये त्यौहार मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों 71 से लेकर 80 तक के जो विकल्प दिए गए हैं ये गद्यांशों के आधार पर दिए गए हैं। तो गद्यांश को सबसे पहले देख लेते हैं। तो गद्यांश में दिया गया है, बुद्धि मानव सभ्यता के उत्थान का मुख्य कारक रही है। बुद्धि के प्रयोग से मानव मात्र ने अपनी सुषुप्त शक्तियों का जागृत कर आधुनिक भौतिक युग की रचना की है। सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक की यात्रा वृद्धि यानी बुद्धि के रथ पर सवार होकर की गई है। मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण हेतु बुद्धि के जादुई स्पर्श द्वारा ही हो सका है। बुद्धि के समक्ष बल और तेज निरुपाय होकर रह गए और जगत में बुद्धि सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित हो गई। चलिए फिर आगे बढ़ देते हैं। तो इसी क्रम में बुद्धि के द्वारा ही अनेक युद्धों में विजयश्री बुद्धिमान को मिली है, और बुद्धि का एक अहम कारण है कि उत्पादक न होते हुए एक वर्ग उत्पादन का नियंत्रक बना हुआ है। उसके द्वारा अर्जित पूंजी जहां मजदूरों का शोषण से आई है, और वहीं उसके द्वारा बुद्धि के दुरुपयोग द्वारा भी वो व्यापार और सट्टेबाजारी इत्यादि अनेक प्रकार से संपन्न बनने में सफल रहा है। ज्ञान, विज्ञान, निर्माण और विनाश सभी बुद्धि के उद्भव हैं। बुद्धि की महत्ता स्वयं प्रतिपादित हो जाती है, और मानव कैसे पशु से आज का सभ्य प्राणी बना है और चंद्रमा पर पहुंचा है। दोस्तों आज अंतरिक्ष पर बसने का विचार कर रहा है, और मानव सभ्यता के उत्थान में श्रम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस श्रम को दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य बुद्धि द्वारा ही संपन्न हुआ है। आकाश चूमती बहुमंजिला इमारतें जहां निर्माण में बुद्धि के योगदान की पराकाष्ठा व्यक्त करती हैं, वहीं उपग्रह और अंतरिक्षयान उसे साधक सिद्ध करती हैं। बुद्धि के संसाधन के स्वरूप लक्ष्य सत्य हैं, और बुद्धि का सार यही है। तो चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि इस तथ्यों पर आधारित हैं, अर्थात इस पैराग्राफ पर आधारित हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, मानव जीवन में किसका सर्वोच्च स्थान है? तो किसका है अभी देखा गया है, वो बुद्धि का है। बुद्धि का है। दूसरा है, निम्न में किसका निर्माण बुद्धि के प्रयोग द्वारा हुआ है? तो दोस्तों वो हवाई जहाज़ का भी, अंतरिक्षयान का, उपग्रह सभी का हुआ है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। 73 नंबर कहता है, मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि के जादुई स्पर्श द्वारा हो सकता है। वो क्या आशय है? तो आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है? ईश्वर है या नहीं? दिन और रात कैसे होते हैं, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो 73 का है, वो डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन सा बुद्धि का निर्मित नहीं है? तो ये ज्ञान है, आकाश है, विज्ञान है, निर्माण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 74 का बी ऑप्शन आकाश हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा उपयुक्त अपठित शीर्षक होगा? तो अपठित शीर्षक का जो इसमें शीर्षक माना गया है वो आप बुद्धि को माना गया है। चलिए गद्यांश सेकंड देख लेते हैं। इसमें दो प्रकार के गद्यांश दिए जाते हैं। तो तेन सिंह का साहब देखकर उनके फ्रांसीसी साहब चकित रह गए, और अंत तक वे थक गए, यहाँ तक कि उनके पैर को 2 उंगलियाँ मामूली ढंग से जम गई थी। कहा जाता है कि उनकी वीरता देखकर भावुक फ्रेंच। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। तो साहब इतने जोश में आए कि तेन सिंह को हार पहनाना चाहते थे, पर वहाँ पुष्प नहीं थे, इसलिए खाने के लिए जो सॉसेज यानी समोसे रखे थे उनकी माला पहना दी, और उस उक्त अभियान में 2 साहब मारे गए। पर उसी साल जाड़ों में जिस अभियान में तेन सिंह ने भाग लिया, स्वयं मृत्यु के जबड़ों में जाकर लौट आए। वह कब्र के दक्षिण में जॉर्ज फ्रेई के साथ जहाँ से वो जा रहे थे वो बहुत ढाल वाली जगह थी। कुछ बर्फ़ जमी थी, पर कुछ बहुत पतली ऊपर की ओर पहाड़ी थी जिस पर ढलान और अधिक थी। ये फ्रेई आगे थे, इसलिए तेन सिंह 10 कदम पीछे थे, और दूसरा शेरपा औगदबा उसमें से 10 कदम पीछे था। एकाएक फ्रेई का पैर फिसला और तेन सिंह की ओर चले। तेन सिंह ने उन्हें बचाने की चेष्टा की, पर स्वयं पैर से लड़खड़ा गए। अब इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को देना है, यानी प्रश्नों को नहीं देना है, प्रश्नों के उत्तरों को देना है। तो प्रश्न के उत्तरों को देख लेते हैं। 76 नंबर कहता है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो दोस्तों इसका शीर्षक होगा वो तेन सिंह का साहस होगा। और लेखक के अनुसार 77 नंबर है, लेखक के अनुसार उक्त अभियान में कितने साहब मारे गए? तो अभी
बताया गया है 2 साहब मारे गए हैं और लेखक के अनुसार तेन सिंह के साहब थे, अमेरिकी थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो फ्रांसीसी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों तेन सिंह की वीरता देखकर फ्रेंच साहब ने क्या किया था, क्या कहा? तो भावुकता के कारण पुष्पों की माला न होने से समोसे की माला पहनाई। तो बस यही सही है, क्योंकि ऑप्शन ये में दिया गया है। फूलों की कमी होते हुए अर्थात फूलों के ना होते हुए उन्होंने समोसों की माला पहना दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है किसको बचाने में तेन सिंह के पैर लड़खड़ा गए? तो शेरपा औदग्धा है, जॉर्ज फ्रेई है, जॉर्ज लुई है और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज फ्रेई। अब चलिए 81 से लेकर के 85 तक के सवाल दिए गए हैं, इनको हल कर लेते हैं। तो सवाल के लिए वैसे पर्याप्त जगह नहीं है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं और इसको हल करते हैं इसको। तो व्यापार की तुलना में सेवा में संलिप्त लोगों की संख्या जो है इसमें दिया गया है, ये 20,000 दिया गया है। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 20,000 तो ये कुल संख्या दी गई है और इसमें पेड़ दिए गए हैं। तो पहला सवाल जो कहता है, ये कहता है व्यापार की तुलना में सेवा में संलिप्त लोगों की संख्या। तो सेवा में जो सम्मिलित हैं तो कुल तो 20,000 हैं, कुल अभी बताया है 20,000 हैं जो कि सवाल में दिया गया है। अब आता है इसमें व्यापार की तुलना में। तो व्यापार की यदि बात की जाए दोस्तों, तो व्यापार के क्रम में दिया गया है 20, यानी सेवा। पहले सेवा देख लेते हैं, व्यापार बाद में ट्रेड, यानी व्यापार ये हो जाएगा, सेवा ये हो जाएगा। तो इसको तो पहले मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट। चलिए पूरा मिटा देते हैं। तो सबसे पहले तो 20,000 लिख लेते हैं जो कि हमारी संख्या है। उसके बाद ये 20 हो जाएगा जो कि सेवा के क्षेत्र हो जाएगा ये, और उसके बाद ट्रेड हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा 6.70। ये सबका परसेंटेज को उठा के इसके बटा 100 कर देते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये 2 जीरो यहाँ से फ्लॉप हो गया, अर्थात ये बचा 200 और गुणे अगर यहाँ 20 से अगर हम 6.7 निकाल देते हैं, 6.70 तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, यानी 9 में से 6 निकलेगा तो 3 हो जाएगा और एक 13.30 हो जाएगा, अर्थात 13.3 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2660 हो जाएगा और 2660 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी में 2660 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 82 नंबर। 82 नंबर दिया गया है सेवा में संलिप्त लोगों के उद्योग में संलिप्त लोगों का अनुपात क्या है? तो सेवा में संलिप्त और उद्योग में सम्मिलित हैं तो एक का सेवा का तो 20 है, 1 मिनट, सेवा का 20 है और उद्योग का है 30। सेवा और उद्योग का अनुपात पूछा गया है, तो दोस्तों इसका जो अनुपात हो जाएगा वो सवाल में हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और अनुपात 30 हो जाएगा। तो 0 से 0 खिलाफ हो गया तो 2:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, 2:3 ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ा बड़ा कर लें। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए पाई में सेवा में संलिप्त लोगों का बना त्रिज्यखंड कोण कितने अंश का होगा? तो जो त्रिज्यखंड का कोण है दोस्तों हो जाएगा 20%, यानी 20/100 गुणे 360 पूरे में बना होगा। और इसका जो त्रिज्यखंड होगा यानी 20 होगा, 20 तो ऑलरेडी सवाल में दिया गया, 360 में पूरा कोण होगा। तो पहले इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं, यानी 36 दूना हो जाएगा 72, 36 दूना 72 अंश हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए 84 नंबर देखते हैं। 84 नंबर कहता है विभिन्न व्यवसायों में संलिप्त लोगों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच अंतर कितना है? तो सबसे पहले तो संख्या हमारी है 20,000, उसके बाद 35.30 है, ये सवाल में दिया गया है, और 6.70 इसमें घटा देना है, बटा 100 कर देते हैं। तो दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, तो ये 2 जीरो यहाँ से हट जाएगा, अर्थात 200 बचेगा, और इसमें से घटा लेंगे अगर
तो घटाने के उपरांत ये बचेगा, ये 26.60 बचेगा। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये 5320 हो जाएगा, जो कि आंसर में आएगा। तो 5320 हमारा है, ये ऑप्शन डी के अंतर्गत आ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 85 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट, इसको हटाइए पहले। तो ये 85 नंबर कहता है, वो व्यापार में उद्योग के लोगों की संख्या कितनी है, तो संख्या बताना है। तो टोटल तो है 20,000। उसके बाद ये 30% की संख्या है इनकी व्यापार में, व्यापार पूछ रहा है, और बटा 100 कर देते हैं। तो ये एक एक जीरो से हटा दिए, और 20 तिहाई 60 हो जाएगा, अर्थात 6,000 हो जाएगा। तो कुल उत्तर हमारा मिला वो 6,000 मिला, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए और सवाल को कर लेते हैं, जो कि 86 से 90 में दिया गया है। इन डायग्राम को देख लेते हैं दोस्तों। डायग्राम बार बार दिखाना संभव नहीं है, तो डायग्राम में बार डायग्राम को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। और इसमें 1991 से 92 में जो है निर्वात रुपयों को बिलियन में उत्तर दिया गया है। तो यूएसए है और जापान है। तो यूएसए का है 22.6, जापान का है 12.5, और बेलिंगम का है 12.1, और हांगकांग का है 10.6, यूएई का 3.3, थाईलैंड का है 2.5, और स्विट्ज़रलैंड का है दोस्तों 1.6, इजराइल का है 1.6, यूके का है 1.6, और जर्मनी का है 1.1। इसी के आधार पर सवाल को लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 86 नंबर कहता है, 1991-92 में नीचे दिए गए देशों के क्रम में निर्यात के योग और दिए गए सभी देशों के कुल निर्यात के योग का अनुपात लगभग कितना होगा। तो ये सवाल बताना है दोस्तों। तो इसका जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 11.7 बटा 69.5, यानी कुल मिला के 106, यानी 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन ये में दिया है 1/6। चलिए इसी क्रम में आगे प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर कहता है कि वो कौन सा देश है जिसमें 91-92 में हुआ निर्यात का दुगना औसत बराबर होगा। तो औसत जो है वो है 6.5 और बटा 10 हो जाएगा। तो 6.95 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यूए की निर्यातक की बात की जाए, क्योंकि यूए इसमें पूछा गया है। तो इसका निर्यात है 3.3 और गुणे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.6। 6.6 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में दिया गया। किसका दिया गया है, ये तो आंसर आ गया। तो ये दिया गया है ऑप्शन डी, यानी यूएई का। यूएई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है, जापान, बेल्जियम और हांगकांग में किए गए कुल निर्यात और 91-92 में शेष देशों में किए गए निर्यात का अनुपात कितना है। तो अनुपात तो पहले तो देख लेते हैं। जापान है, बेल्जियम है, हांगकांग है, ये 3 देश हैं। तो एक का तो दोस्तों है 12.5 प्लस एक का है 12.1 और एक का है 10.6। कुल देश हैं वो 3 हैं। तो इसका जो टोटल करेंगे तो हो जाएगा 35.2, यह आ जाएगा 35.2। अनुपात की बात की जाए तो 35.2 को 34.3 यानी 34.3 भी। और अन्य देश हैं जैसे कि सवाल में दिया गया है, निर्यात से शेष दोनों के निर्यात का अनुपात लगभग कितना है। तो इसका जो अनुपात सही आ जाएगा वो आ जाएगा 35/34 लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 89 नंबर कहता है, हांगकांग में किया गया निर्यात जर्मनी में किए गए निर्यात का लगभग कितना गुना है। तो गुना देख लेते हैं। तो ये है 10.6 बटा 1.1, जो कि 9.63 अर्थात अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली जब 10 आता है तो 10 ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 90। 290 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थाईलैंड में किए गए निर्यात जापान में किए गए निर्यात का कितना गुना है। तो दोस्तों गुना की बात की जाए तो वो 2.5 है और ये 12.5 है। तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 91 से लेकर के 95 तक का दिया गया है। ये सवाल बहुत ही बड़े कैलकुलेटिव हैं। तो निम्नलिखित तालिका में भिन्न कॉलेजों
विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशत में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाया गया है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 18,000 है। कुल संख्या कितनी है? 18,000 है। अब इसमें कॉलेज दिए गए हैं, परसेंटेज विद्यार्थी दिए गए हैं, लड़की लड़कियों का अनुपात दिया गया है। ABCDEF से कॉलेज दिए गए हैं, सभी का परसेंटेज दिया गया है, सभी लड़के लड़कियों का अनुपात दिया गया है। चलिए तो फिर देखते हैं। तो टोटल अभी हमने बताया था ये जी कि 18,000 हैं। ये 18,000 जबकि ऑलरेडी दिया गया है, इसी के आधार पर सवाल को लगाना है। तो कॉलेज में, ये कॉलेज में लड़कों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या, अर्थात ये कॉलेज की बात की जाए तो ये कॉलेज में है 18,000। पहले निकालेंगे, यानी 1800 गुणे 20/100। इसको जब हल करेंगे दोस्तों और गुणे ये ब्रैकेट में कर दीजिए 5 और बटा 9, 5 और 4 9, तो ये 2 0 2 0 खिलाफ हो गया। अर्थात इसका जो सही उत्तर आ गया वो आ जाएगा, ये दोस्तों आ जाएगा 40 गुणे 5, 4 पंचे 20 यानी 200 आ जाएगा और 200 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों पहले सवाल का 200 उत्तर। 1 मिनट, 91 नंबर क्वेश्चन है। हाँ तो अभी इसमें और बाकी है। तो ये जो हमारा उत्तर आया वो कितना है? 200 आ गया। अब देखते हैं कॉलेज ई में स्थानांतरित किए गए लड़कियाँ, तो 200 गुणे 10% की गई तो 10/100, यानी कि हटा देंगे तो कुल 20 जो है लड़कियां ट्रांसफ़र की गई। कितनी की गई? 20 की गई। और कॉलेज ई में स्थानांतरित तो 18,000, इसको भी कर लेते हैं, 10% इसका भी देख लेते हैं, और गुणे 3/2 + 3। इसको हल करेंगे तो ये 2 0 से फ्लॉप हो गया और ये हो जाएगा 180 गुणे 3/5, 5 × 5 और 3 5 36, यानी 16 × 48, 16 × 48 हो जाएगा। एक मिनट, कहीं गलत रहा है, इसको फिर से हल कर लेते हैं। तो साफ साफ लिख के फिर से हल कर लेते हैं। कुल तो संख्या हो गई 1800, ये संख्या जो हो गई 1800 हो गई। एक मिनट, सवाल पर चलते हैं। सवाल कहाँ गया? ये सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो सवाल इसमें अच्छा ये वाला है, तो आगे ले जाएंगे इसको। कौन सा है? हाँ, ये सवाल 91 नंबर कहता है कि कॉलेज ये में लड़कियों की संख्या, तो ये तो निकल गया था, 200 आ गया था, और 200 को जब 10% निकाल दिए तो ये दोस्तों हो गया 20, ये हो गया कुल मिला के 20। उसके बाद कॉलेज ई में जो स्थानांतरण हुआ है तो 1800 गुणे 10%/100 और गुणे 3/5, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं तो 2 0 से 2 0 फ्लॉप हो गया, 5 × 5 दूनी 10 हो गया, तो 18 गुणे 2 गुणे 3, 2 3 6, यानी 18 छक्का 108, तो ये 108 हो जाएगा। अब वृद्धि की बात की जाए तो यानी वृद्धि कितनी हुई, तो ये तो टोटल 108 है, 108 नीचे लिख देते हैं, 20 है, और 20 और गुणे इसमें 100 कर देते हैं, 100%, 100% कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको फिर हल कर लेते हैं, तो ये इसका जो सूत्र हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा तो सबसे पहले तो इसको काट लेते हैं, कट कर देते हैं, तो ये 2 से 2 पंचे 10 और 2 चौक 8 और ये 50 हो गया, अर्थात 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 3 0 हो गया, 1000 हो गया बटा 54 हो गया। इसको और भी काट सकते हैं तो ये 27 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा, यानी 500 बटा 27 हो जाएगा। और इसको जब काट लेंगे तो कुल मिला के 18.5 उत्तर जो उत्तर आ जाएगा, 18.5, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 92। दोस्तों 92 क्वेश्चन कहता है कॉलेज ये बी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो कुल जो लड़कों की संख्या है, असल लड़कों की संख्या की बात की जाए तो कुल 1800 हैं और गुणे 20% है,
गुणे 4/9 है, तो ये कुल 160 हो जाएंगे। हल कर लीजिए इसको। 9 का 9 9 दूनी 18 यानी 200 हो गया, और 0 0 कट गया यानी 4 दूनी 8 80 हो गया, और 8 दूनी 16 160 हो गया। चलिए लड़कियों की संख्या की बात की जाए गर्ल्स की, तो ये भी 1800 गुणे 20% हो जाएगा और गुणे 5/9 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 200 हो गया, 0 0 से काट दिए तो 20 दूना 40 और 40 पंचे 200 हो गया, 200 आ गया इसका। अब दोस्तों बी में यानी बी में लड़कों की संख्या, अब सेक्शन बी में लड़कों की संख्या कुल तो 1800 ही है, 18/100 और गुणे 1/3। इसको हल कर लेते हैं तो 2 0 से 2 0 फ्लॉप हुआ, 3 से 3 छक 18 हुआ, 18 छक्का 108 हो गया और 108 ये उत्तर आ गया। फिर लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं इसमें, तो 1800 और गुणे 18/100 गुणे 2/3 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 3 3 छक 18 और 18 छक्का जो है 108 हो जाएगा, 108 दूनी 216 हो जाएगा, तो ये 216 आ गया। अब अनुपात देख लेते हैं तो 160 पहले हमको उत्तर मिला है, 160 प्लस 108 बटा 200 प्लस 216 ये भी मिला है, तो ये 268 हो जाएगा बटा 416। 268 बटा 416 को अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 67.104, जो कि 67.104 ये हो जाएगा। और ये दिया गया है। अच्छा अनुपात बताना है, तो अनुपात बताना है हमको, तो बी अनुपात इसका क्या हो जाएगा, ये 67.104 यानी 67/104 आ जाएगा। ये तो बताया तो था 67/104 यानी 67:104 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो उपरोक्त डाटा से स्पष्ट है कि जो सवाल ये दिया गया है, 1 मिनट इसको तो पहले सवाल देखते हैं। हाँ ये 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो डाटा के अनुसार जो प्रतिशत है वो अंतर उनका सबसे कम जो है वो ऑप्शन सी में कम है, अर्थात डी में कम है, तो डी में सबसे कम है। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉलेज डी और एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है, जो दशमलव के एक स्थान तक सही मानना है। तो डी में कुल विद्यार्थी जो हैं दोस्तों वो 1800 हैं, ये तो पहले ही है, और 22 बटा जो है 100 हैं। बराबर इसको हल करेंगे तो 18 गुणे 22 हो जाएगा 396, और इसमें लड़कियों की संख्या है तो 396 गुणे 5/11 बराबर ये हो जाएगा 180। कुल कितना हो जाएगा 180। अब देखते हैं ई में जो है, ई में कुल संख्या कितनी है, तो 1800 है। अलग अलग इसका निकाल लेते हैं, 10/100 हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 180। 180 आ गया ये। उसके बाद एफ में देख लेते हैं, अभी तक ई में चल रहा था, अब एफ में विद्यार्थी हैं तो कुल 1800 हो गए, गुणे 16% दिया है बटा 100 हो गया, 2 0 यानी 16 गुणे 18 बराबर 288 हो जाएगा। अब देखते हैं लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं दोस्तों, तो ये 288 में निकालेंगे तो 288 और गुणे 7/16, इसको जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 126। काट दीजिए इसको, 2 8 16, 2 कम 2 चौकाट, इसको भी काटिए, 2 चौकाट, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 यानी 18 हो जाएगा, 18 7 126 हो जाएगा। तो अब चलिए इसका प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रतिशत की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो 180 आया था, प्लस 108 आया था, प्लस 126 आया था, और टोटल का 396 आया, प्लस 180 का आया, प्लस 288 का आया। इसको जब जोड़ेंगे तो ये 414/864 हो जाएगा, और इसका अगर प्रतिशत निकाल दिए तो ये 47.9% कुल उत्तर मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन था कॉलेज ए बी सी में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो कॉलेज ए में लड़कियों की संख्या दोस्तों तो ये 1800 गुणे 20/100 और गुणे 5/4 + 5 यानी 9 हो जाएगा। तो 9 का 9 9 दूनी 18 200 हो गया, और ये कट गया
तो 20 दूनी 40, 40 पंचे 20 दूनी 200 हो गया। ये आपका उत्तर 200 मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये 1800 है, गुणे 18/100 और गुणे 2/3, यानी 1 3 1 4 हो गया। 3 और 1 4 हो रहा है। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो ये दोस्तों दिया गया है, 2 से काट देते हैं, 900 हो गया, 2 जीरो कट गया, 9 9 दूनी 18 हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, 1 मिनट इसको फिर से लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा, गुणे 18/100 हो जाएगा और गुणे 2 ये हो जाएगा। तो अब चलिए इसको जब हल करेंगे तो ये दोस्तों 18 गुणे 9 आ जाएगा, यानी 162 आ जाएगा। 162 आ जाएगा। अब कॉलेज सी में लड़कियों की संख्या, तो जब सी में लड़कियों की संख्या को देखा जाएगा तो दोस्तों फिर वही 1800 और गुणे 14% है, तो 14/100 और गुणे 3/4 और 3 7, ये हो जाएगा। तो 7 कम 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा, 2 जीरो से 2 कट गया, तो 18 दूना 36 और 3, 18 दूना 36 और 3, या 3 दूनी 6, 18 18 छक्का 108, 108 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अभीष्ट संख्या की बात की जाए, अर्थात इनकी संख्या की बात की जाए टोटल, तो हो जाएगा ये 200 प्लस 162 प्लस 108, ये जोड़ेंगे तो 370 हो जाएगा। 8 और 2 10 हो गया, 1 7 1 8 हो गया, यानी इसको जो जोड़ देते हैं तो 8 और 2 10 हो गया, कैरी आया 1, और ये 6 हो गया, 6 और 0 हो गया, तो 1 6 1 7 हो गया, 7 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों 2 है, 3 है, 4 है, तो कुल 470 इसका आंसर मिल जाएगा। 470 सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है 96 नंबर दोस्तों, कॉलेज बी के अंतर्गत 88 विषम विद्यार्थियों की संख्या जो बतानी है हमको, तो ये हो जाएगा 40% और गुणे कुल मिला के 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 40% जहाँ प्रतिशत हटाए वहाँ बटा 100 हो गया, 2 जीरो हट गया, यानी 40 हो गया, गुणे 100 हो गया, बराबर हो गया 4000। 4000 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि 1 मिनट 96 का है। तो अच्छा अभी इसको निकालना है। तो ये 4000 कुल संख्या आ गई। उसके बाद कॉलेज सी में विज्ञान विषय, तो दोस्तों वो 45% है, 45/100 गुणे 1500, 15,000, ये 2 जीरो से 2 कट गया, ये कुल मिला के 150 बचा और 45, तो 150 और 45 ये गुणा करेंगे तो 5 0 0, 5 25 और 5 कम 5 2 7, 4 0 0, 4 पंचे 20, 4 कम 4 1 5, 4 कम 4 5 6, तो ये हो जाएगा 0 5 6750 हो जाएगा दोस्तों, जो कि 6750 हमारा प्रतिशत निकाल लेते हैं। अब तो 6750 यानी कुल मिला के 4000 बटा 6750 और गुणे 100% में रखते हैं अभी इसको, तो ये एक 0 खिलाफ हो गया। अब ये कट नहीं सकता, तो इसका कुल हो जाएगा 59% हल करने पर 59% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 97 नंबर है, सभी कॉलेजों में कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों में वृत्त आरेख यानी पाई चार्ट के रूप में दर्शाया गया है। तो कॉलेज ही को दर्शाने वाले त्रिज्यघन सेक्टर का कोणीय मान ज्ञात करना है हमको। तो कोणीय मान जो होता है दोस्तों, ये कुल जो हमको संख्या दी गई है, तो क्या दी गई है चलिए देखते हैं। तो ये है दोस्तों कुल 52,000, ये है 52,000 गुणे 360 बटा, यानी एक का जब मान लिखाएंगे तो 360 बटा 52,000 हो जाएगा। तो जब 52,000 होगा तो 1 1 0 यानी 36 बटा, इसको काट दें और काट देते हैं, तो इसको जो काट देते हैं यानी 360 बटा 52,000, 1 1 0 कट गया। तो इसका जो कैलकुलेटिव उत्तर आ गया दोस्तों,
ये हो जाएगा 75%, 75% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 99। 99 की बात की जाए, 1 मिनट, 98 छूट रहा है। हाँ, 98 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो सभी कॉलेजों में विज्ञान विषय में कुल विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें जो औसत संख्या है वो 8 पे निकालना है हमको, यानी 800 पे निकालना है। तो 25% हो जाएगा 100, चौका 4 का 4 यानी 200, यानी 2000 को मिला के ये 8000 होगा। 2000 इसका एक शिफ्ट में आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं तो बी में विज्ञान विषय, तो इसी 10,000 पे निकालते हैं, गुणे 35/100 बराबर हो जाएगा 3500। चलिए सी में विज्ञान इसी प्रकार देख लेते हैं। तो सी में भी 15,000 पर निकलेगा, गुणे 45/100 बराबर हो जाएगा 6750। 6750 अगर आने में संदेह है तो इसको हल कर सकते हैं। 2 से 0 कट गया और इसको 150 गुणे 45, 150 गुणे 45 हो जाएगा। 150 गुणे 45 गुणा करके अभी लाया गया है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अच्छा हाँ, अभी इसमें औसत अभी बताना है, तो इसका औसत देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो औसत की बात की जाए तो 2000 हो जाएगा, फिर 3500 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6750 हो जाएगा, फिर 2520 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3850 हो जाएगा। टोटल ओवरऑल 5 संख्याएं हमको मिलेंगी, इनको जोड़ेंगे तो ये 18620 हो जाएगा। और इसको जब भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 के 15 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 5 7 के 35 हो जाएगा, पहले हुआ 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 372 ये हो जाएगा। 372 इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 से भी कटेगा क्या? हाँ, 4 से कटेगा तो 3, यानी कुल मिला के 3200। इसका जो आंसर होगा 3724, 3724 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 100 नंबर। तो दोस्तों 99 अभी तक कहाँ गया? तो ये 98 था इसके पहले। तो 98 का जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3724। ये 98 का था। चलिए 99 देखते हैं। तो कॉलेजों ये इसकी गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? 0.1 स्थान तक बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कॉलेज में गणित विषय के जो विद्यार्थी हैं कॉलेज में, तो वो हैं कुल मिला के वो है दोस्तों 8000, और गणित 40/100, 110 साफ हो गया, तो ये 8 चौक 32,000, और यानी 3200 हो जाएगा। अब सी कॉलेज में गणित के देख लेते हैं। तो 15,000 पर इसको भी निकाल लेते हैं, गुणे 35/100, 2 0 से 2 0 उड़ गया, 5 7 35 हो गया, 5 3 15 30 हो गया। अब ये दोस्तों को मिला के बटेगा 2, हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5250। 5250। अब इसका परसेंटेज निकाल देते हैं। तो एक क्रम में देखते हैं तो एक है ये 3200 और 5250 जोड़ेंगे तो ये 4 5 3 8 यानी 8450 हो जाएगा। और इसको 8000 प्लस 15 यानी 8 5 23,000, 23 जो है 1000 से काट देते हैं, गुणे 100, 2 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया। तो कुल मिला के जो हमारा ओवरऑल उत्तर आ गया दोस्तों वो हो गया 36.7। 36.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर कहता है सभी कॉलेजों में गणित विषय के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो गणित विषय की जो संख्या बात करते हैं तो दोस्तों निकाला जाए उसको। तो सबसे पहले तो ये निकालेंगे 8000 गुणे 40/100 प्लस हो जाएगा 10,000 गुणे 25/100 गुणे 15 और इसी प्रकार 9 और सबका हो जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों 1000 यानी 18,050 हो जाएगा, 18,050 हो जाएगा। दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी प्रकार से हम अन्य वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।